हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट है 8 जुलाई 2025। आज हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल तो रहेगा हमारा संबंधित है बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट के रिवीजन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट अभी भी हमारे देश में बिल्कुल डाउन नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए और एडिशनल एफर्ट्स क्या क्या करने होंगे, तो उससे संबंधित आर्टिकल है। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के SIR एक्सरसाइज से रिलेटेड है। GS पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, अभी तक देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल ये प्रोग्राम, ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है और ये काम होना है बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले। इसमें जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाएगा। देखा जाएगा कि कौन लोग वाकई में बिहार में रह करके वोट दे रहे हैं और कौन लोग बिहार छोड़ के परमानेंटली बाहर जा चुके हैं। तो ऐसे में लिस्ट का अमेंडमेंट होना, न्यू वोटर जो हैं वो ऐड करने हैं, जो लोगों की डेथ हो गई या कहीं पर डुप्लीकेसी चल रही है उनको करेक्ट करना, ये टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर रिवीजन का। तो आर्टिकल 324 है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये एम्पावर करता है कि वो इलेक्टोरल रोल, इसका मतलब वोटर लिस्ट की तैयारी कराने में, उसको सुपरिंटेंडेंट उसकी बनाने की तैयारी में डायरेक्शन, उसको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके चलते फिर जो MPs के इलेक्शन होते हैं और जो MLAs के इलेक्शंस होते हैं वो इजीली कंडक्ट हो सके बिना कोई प्रॉब्लम के। वहीं पर कौन इंडिविजुअल एक वोटर के तौर पे या इलेक्टर के तौर पे एलिजिबल है, उससे संबंधित आर्टिकल 326 साफ साफ कहता है कि इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र 18 से कम नहीं है, ध्यान रखना 18 से कम नहीं है, इसका मतलब 18 या उससे ज़्यादा का जो भी इंडिविजुअल है वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। कंडीशन क्या है? वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज है ना, बिहार से स्टार्ट हो रही है और फिर धीरे धीरे करते पूरे देश में चलेगी। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्टोरल रोल तैयार करने की जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और इससे संबंधित पार्लियामेंट का एक एक्ट भी है जिसके तहत पूरी सुपरिंटेंडेंस, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग एकदम प्रॉपर हो सके इलेक्टोरल रोल अपडेट के लिए। तो वो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। इसके तहत इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनमें अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने से संबंधित। जैसे कि सेक्शन 16 ये कहता है कि जो भी इंडिया का सिटीजन नहीं है वो इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट में एलिजिबल, एनरोल होने के लिए एलिजिबल नहीं है। सेक्शन 19 है वो ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडियन सिटीजन है और वो 18 साल से कम उम्र का नहीं है, समझ रहे हो, 18 साल से कम उम्र का नहीं है, तो वो क्वालिफाई करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनरोल करने के लिए इस वोटर लिस्ट में। सवाल यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी जहां पर आप एनरोल कर सकते हो। तो उसके लिए एक टर्म यूज की जा रही है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब साधारण तौर पे आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। इसका मतलब यह है, यहां पर सेक्शन 20 जो है इसी रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 का, ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की डेफिनेशन को समझाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका कोई सिर्फ मकान है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मानो कि आप रहते हो एक सिटी में बट आप ये कहते हो कि भाई मेरा घर है ना वो मेरे गांव में भी है, पर इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप वहां पर साधारण तौर पे रहते हो, नहीं ना। तो ऐसे में आपका जो वोटर लिस्ट में नेम होना चाहिए वो सिटी वाले एरिया में होना चाहिए, ना कि गांव वाले एरिया में, क्योंकि गांव में सिर्फ ये आपका घर है, पैतृक संपत्ति है। हाँ, अगर आप वहां पर रहते हैं गांव में या फिर किसी भी एरिया में, वहां से कुछ दिनों के लिए आप टेम्परेरीली कहीं पे गए हुए हैं, तो आप उस पर्टिकुलर रीजन के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कंसिडर कर लिए जाएंगे। सिंपल है। फिर से बता देता हूं, देखो, अगर आप एक एरिया है, मान लो आप अपने गांव को छोड़ करके शहर में आके रहने लग गए, तो ऐसे में परमानेंटली आप कहां पर रह रहे हो? आप कहोगे कि शहर में रह रहे हैं, गांव में क्यों आप वोटर लिस्ट में नाम रखना चाहते हो? तो आप बोलोगे कि मेरा तो वहां पर संपत्ति है। तो केवल संपत्ति होने के बेसिस पर आप अपनी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम नहीं डलवा सकते। देखा यह जाएगा कि आप परमानेंटली कहां पर रहते हो। तो पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी, अगर आप कहीं पर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने गांव में रहते हैं पर कुछ दिनों के लिए शहर में आ गए, पर इसका मतलब ये थोड़े ना कि गांव छोड़ ही दिया आपने, तो वहां पर आप एलिजिबल हो जाते हैं गांव वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है सेक्शन 20 में मिल जाती है कि कौन कहां पर एलिजिबल है, क्योंकि आपको पता है ना कि लोग दो दो वोटर लिस्ट में अलग अलग जगहों पर नाम डलवा करके और फिर डुप्लीकेसी का फायदा उठाते हैं, जो कि गलत बात है। सेक्शन 21 है वो ये कहता है कि समय समय पर प्रिपरेशन होनी चाहिए और रिवीजन होना चाहिए इलेक्टोरल रोल का। इसके अलावा
स्पेशल रिवीजन एक्सरसाइज का मेन कारण क्या होता है कि देखो बहुत से लोगों की डेथ हो गई, नए नए इंडिविजुअल्स एलिजिबल हो रहे हैं, कुछ लोग फर्जीवाड़े में वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा करके काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को फिर अपडेट करना जरूरी हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखा है कि भाई लार्ज स्केल एडिशन और लार्ज स्केल डिलीशन होना बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज है ना 2003 में हुई थी, उसके बाद में बीच में हुई नहीं है। तो ऐसे में आप देखो कितना ज्यादा माइग्रेशन हो गया, कितना अर्बनाइजेशन हो गया। तो ऐसे में जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं या फिर जो लोग एलिजिबल है पर उनकी एंट्री नहीं हो रखी, तो उनको मौका देना जरूरी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिटीजन्स को एनरोल करने के लिए मेजर काम करना है, ये हमने देख लिया कि इंडियन सिटीजन होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया है कि हम एसआईआर अब बिहार से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कंडक्ट करेंगे। इस तरीके की एसआईआर पहले भी स्टार्ट हुई थी, बिहार से स्टार्ट हुई थी, फिर विद द टाइम 2003 में, ठीक है, फिर पूरे देश को इसमें कवर कर लिया गया था। तो बिहार असेंबली इलेक्शन जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए कि मोरलेस एकदम पास में आ गए। तो सवाल यह है कि किस डेट को बिहार में एक इंडिविजुअल को एलिजिबल वोटर कंसिडर किया जाएगा। तो वो डेट आप देखेंगे, क्वालिफाइंग डेट है 1 जुलाई 2025। मतलब 1 जुलाई का जो दिन गया है, उस दिन जिन इंडिविजुअल्स की भी उम्र 18 या उससे ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखाने के लिए एलिजिबल है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनको फिर अपनी एक वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। तो लास्ट जो एसआईआर हुआ था वो 2003 में हुआ। तो उस टाइम पर तो जो अन्यूमरेटर थे उनको घर घर जाकर के डिटेल्स लेनी थी और वेरीफाई करना था एग्जिस्टिंग वोटर्स को। लेकिन जब अब प्रेजेंट जो एसआईआर बिहार में स्टार्ट हुआ है ना, उसमें हर एक इलेक्टर को एक अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है, जिससे कि वो सीधा अपनी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करवा सके। और ये सारा काम करेंगे बूथ लेवल ऑफिसर। तो इलेक्टर्स को क्या करना है कि जो 2003 की लिस्ट में थे ना, उन लोगों को तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। उन लोगों को 2003 का जो इलेक्टोरल रोल डेवलप हुआ था एसआईआर के बाद में, उस टाइम के एसआईआर के बाद में, उसकी कॉपी ले जाकर के दे दी है, देखो मेरी पुरानी वोटर लिस्ट में नाम है। फिर बात आती है नए लोगों की। तो ऐसे में वो लोग जो रजिस्टर हुए हैं पर जनवरी 2003 के बाद में हुए, मतलब जो प्रीवियस एसआईआर था उसके बाद में उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उन लोगों को एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जैसे कि एक तो डेट बतानी होगी, डॉक्यूमेंट कब बना था, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो उसका डेट, और साथ ही साथ प्लेस ऑफ बर्थ के लिए आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, और आप अपने पेरेंट्स के लिए भी वो चीज़ सबमिट करेंगे। और उससे रिलेटेड शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज़ कर दिया है। शुरू हो गया है 25 जून से, ये सब 26 जुलाई तक चलेगा। इसमें मोटा मोटा बीएलओ के पास जाकर के आपको अपनी डिटेल्स सबमिट कर देनी है। फिर उसके बाद में 1 अगस्त के टाइम पे जो इलेक्टोरल रोल होगा, जो अपडेट किया जा चुका होगा, उसका ड्राफ्ट रिलीज होगा। ड्राफ्ट का मतलब जिसको फर्दर फीडबैक के लिए ओपन रखा जाएगा, साथ में कोई अमेंडमेंट फर्दर करना हो तो किया जा सके। तो ऑब्जेक्शन करने का टाइम भी फिर 1 अगस्त से लेकर के और 1 सितंबर तक का रहेगा। फिर 25 सितंबर का दिन जो होगा, उस दिन आप देखोगे कि मोर और लेस जो भी क्लेम्स आ रही हैं उनको सबमिट करते हुए, और 30 सितंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बड़ा स्टेप बाय स्टेप लिया जा रहा है। टारगेट ये है कि बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले ये काम हो जाए। अब देखो यहां पर हमारे पास में इस एक्सरसाइज के फेवर में और अगेंस्ट में कई आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इतना लंबा टाइम लगेगा, इतने कम टाइम में आप काम कराना चाह रहे हो, तो ये बड़ा हेक्टिक हो सकता है। तो यहाँ पर जो लोग एसआईआर का फेवर करते हैं वो तो कह रहे हैं कि 2003 का एसआईआर जो हुआ था उस टाइम पर तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी नहीं था, केवल 31 डेज में वो काम इजीली कंप्लीट होना पॉसिबल हो पाया था, तो अब क्यों नहीं। दूसरा, सेम अमाउंट का टाइम अभी रिलीज किया गया, अभी जैसे हमने शेड्यूल देखा, और आज तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आपके पास में है, तो ये काम आज होने में प्रॉब्लम और कम आएगी। साथ ही साथ 1 लाख के लगभग बीएलओज हैं, 4 लाख वॉलंटियर्स हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये भी तो फिर फंक्शनिंग को स्मूथ बनाएंगे। तो ऐसे में ये एक्सरसाइज बोलो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पर इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट ये आता है कि एक तो टास्क कोई हल्का फुल्का नहीं है, 8 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं बिहार में, उन लोगों से आप इस तरीके की एक्सरसाइज कराओगे तो क्या इसमें एरर होने के चांसेस नहीं होंगे। दूसरा, 3 करोड़ वोटर्स हैं, उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, क्योंकि उन लोगों का जो एनरोलमेंट है वहाँ की वोटर लिस्ट में वो जनवरी 2003 के बाद हुआ है, तो उन लोगों को फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट देने में प्रॉब्लम आएगी, और पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। फिर आ जाओ माइग्रेटरी लेबर की, जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं स्टेट को छोड़ के, स्टूडेंट्स को, तो क्या वो इतने कम समय में आकर के अपनी वोटर लिस्ट में एंट्री के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे। क्योंकि देखा ना हमने, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ पे काम कर रहा है कि भाई आप परमानेंटली कहाँ रह रहे हो, टेम्परेरी बेसिस पे कहीं गए हुए हो तो ऑर्डिनरीली आपको रेजिडेंट इंक्लूड किया जाएगा।
तो ऐसे में जो लोग बिहार के हैं, जो बाहर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी गाइडलाइंस इशू की है, उसमें आधार कार्ड के ऊपर बेसिस पे जो वेरिफिकेशन है ना, उसको नहीं माना है। बोला है आपको आधार कार्ड एज ए प्रूफ नहीं देना है, क्योंकि आधार कार्ड खुद कहता है कि आधार कार्ड जो है वो एक सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या देखना है कि इंडियन सिटीजन है कि नहीं, आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे, तो वो प्रूफ आपको देना है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आधार को कंटिन्यू कराना ठीक बात नहीं है। तो फेवर का तो पॉइंट ये हो गया कि आधार को एक्सक्लूड कर दिया, तो कोई गलत बात नहीं है। अब सवाल क्या डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आपका कोई फैमिली रजिस्टर जैसे राशन कार्ड, और ये आपके पास डेफिनेटली होगा, या फिर आपके पास लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट हो। वहीं पर इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट ये जा रहा है कि आज के टाइम पे आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मोर और लेस हर किसी के पास में प्रेजेंट है, तो इसी के आधार पर क्यों ना एक वेरिफिकेशन करवा दिया जाए। बट यहाँ पर हमें समझना होगा कि आधार बनवाने में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको ध्यान होगा कि आप परमानेंटली कहीं के हैं, जाकर के कहीं दूसरी जगह पे सिटी पे रेंट में रह रहे हैं सिटी में, और रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे भी आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आधार को यूज करना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो ऐसे में बोले जो लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं कि भाई आधार को तो यूज होना चाहिए था ना, तो वो ये कहता है कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके पास में आधार के अलावा कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ काउंटर आर्ग्यूमेंट में एक पॉइंट और ऐड किया जा रहा है कि आधार क्यों यूज नहीं कर रहे हो, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 की बात करें तो उसमें आधार के साथ में आपने फॉर्म 6 को अपडेट करने की बात कही है। वहीं पर आपने प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो उसके लिए भी आपने आधार को मोर और लेस एलिजिबल कंसिडर किया है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये जो रूल्स रिलीज किए गए, तो उसके चलते आप ये बताइए कि आधार को वहां पर आप वोटर आईडी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ इस एसआईआर एक्सरसाइज में आधार को आप एक्सक्लूड कर रहे हो। बट यहां पर हमें समझना होगा कि हम यहां पर फाउंडेशनल एरर्स को, फंडामेंटल एरर्स को करेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक तो होता है अपडेट कराना कि आप कहां रहते हो, क्या करते हो, और एक होता है कि एक्चुअल में कौन डुप्लीकेसी खेल रहा है, कौन बचा हुआ है जो एलिजिबल वोटर है, और कौन एक्सेस में वोट डाल रहा है। तो इन चीजों के लिए फिर बाद में आधार, जो कि अभी रिसेंट बनी हुई आईडी है, जिसकी मैंने बताया बनाने का प्रोसेस भी बड़ा आसान है, तो उस पर फिर गवर्नमेंट ने रिलाई करना अवॉइड किया। गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन कमीशन ने। फिर एक्सक्लूजन ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, इस बात को लेकर के भी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो जो लोग एसआईआर के लिए बोल रहे हैं कि यार होना चाहिए, तो इसमें तो सिंपल ये है कि जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, जैसा कि हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत साफ साफ मेंशन दिया हुआ है कि आप परमानेंटली रहते कहाँ हैं। टेम्परेरी बेसिस पे कहीं गए हैं तो बात अलग है, बाकी परमानेंटली जहाँ रहते हैं वहाँ का आपको अपने प्रूफ देने की ज़रूरत है। तो जो माइग्रेंट्स परमानेंटली लंबे समय के लिए मूव कर गए, अपने स्टेट को छोड़ करके, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के जा चुके हैं, तो उनका तो फिर जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लिए उनका वोटर लिस्ट बनना चाहिए ना। तो ये अपने आप में पॉइंट आ जाता है, ठीक है। वहीं पर इसके आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है कि देखो कुछ लोग जो हैं वो माइग्रेट करके जाते हैं, पर वो टेम्परेरी बेसिस पे जाते हैं कि 2-4 महीने गए फिर अपने घर आ गए, इस तरीके से उनका सीजनल मूवमेंट चलता रहता है। तो वो लोग तो मोर और लेस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं, तो उन लोगों को आप कैसे एक्सक्लूड करो, क्योंकि उनको भी तो वेरीफाई करवाने के लिए फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। आपने अभी डेडलाइन भी जुलाई एंड तक दे दी है। तो मोटी मोटी बात करें तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चैलेंजिंग है, ये बात कही जा रही है काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात की जाए तो। वहीं पर जो स्टेट्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, मैंने बताया। फैमिलीज और प्रॉपर्टीज हैं उनकी अपने गाँवों के अंदर है, तो ऐसे में वो अपनी खुद की लोकेशन पर आकर के वोट ना दे, तो ये राइट टू वोट का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसके लिए बोला जा रहा है कि जनवरी 2023 में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पॉइंट बोला था कि हम रिमोट वोटिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट करेंगे उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो कि वोटिंग के टाइम पे नहीं आ सकते। तो ऐसे में फिर उनका वेरिफिकेशन भी तो रिमोटली हो सकता है, ठीक है। आज के पास आपके पास में टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, हाँ ये बात सही है, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखने की ज़रूरत है कि हाँ जी हमारी जो तकनीक है वो प्रॉपरली काम करेगी कि नहीं करेगी, सभी स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्टेंस हो रही है कि नहीं, सब लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं, वो बात बोली गई। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि माइग्रेंट्स को जब वोटिंग डिस्टेंस से कराने की आप बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हमें देखने को मिलेगी। क्या है जी कि देखो कोई इंडिविजुअल्स तो ऐसे हैं इलेक्टोरल रोल में जो कि बिल्कुल फर्जीवाड़े में ऐड करके 2-2 जगह पे वोट डालते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वहीं पर एक इंडिविजुअल बड़ा इनोसेंट है और वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए, वो बिल्कुल भी वोट नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में ये तो डेमोक्रेसी के साथ में बहुत गलत हो गया। तो यहाँ पर एक प्रॉपर थॉरो एक्सरसाइज होने की ज़रूरत है
कि भी इन सारी एरर्स को हम रेक्टिफाई कर सकें। फिर आ जाता है पॉइंट कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। एक तो देखो प्रपोज टाइमलाइन को थोड़ा सा अगर जरूरत पड़े तो स्ट्रेच करो, थोड़ा सा और खींचो, साथ ही साथ प्रॉपर सेफगार्ड्स लेकर के फिर काम करो। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पर अब पॉलिटिकल पार्टीज की जो एजेंट्स है ना वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो लोग फिर फर्जीवाड़ा कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी की अगर वोटर आईडी शहर की बनी हुई है, वो इलेक्टोरल रोल शहर के इलेक्टोरल रोल में एंट्री हुई है, तो वो कोशिश करेंगे कि गाँव वाली में भी वो एंट्री करवा दे अपने रिश्तेदार की, जिससे कि वो वोट डलवा ले जब भी जरूरत पड़े। तो ये सिचुएशन फिर बाद में डुप्लीकेसी की हो जाती है। और बीएलएस जो हैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि एरर्स किसी का नाम छूटे नहीं और किसी का दो जगह जुड़े नहीं। फिर आती है बात आधार के एक्सक्लूजन की। तो देखो इसमें आधार को आप देखा जाए तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के पास में ज़्यादातर के पास में आधार कार्ड ही है अपनी आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको थोड़ा सा अलाउ करने की ज़रूरत है। ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करो। कैसे? आप फर्स्ट फेज कंडक्ट करोगे तो उस टाइम आपको पता पड़ जाएगा कि लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में कितनी एरर आ रही है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल्स आधार के साथ अपने पूरे एडिशनल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और आप आधार की जब वेरिफिकेशन के आधार, अब सीधी बात है कि आधार आपने बनवाया है तो उसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स का भी रिकॉर्ड तो यूआईडीआई की वेबसाइट पे अपडेटेड है, तो क्यों ना उसको भी हम एक ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। हाँ, फर्स्ट फेज की एक बार एन्यूमरेशन देख लो, फर्स्ट फेज की एक्सरसाइज देख लो, उसमें जो चैलेंजेस आए तो अकॉर्डिंगली फिर बाद में आधार को भी आप अलाउ कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको उनकी लिस्ट से ना हटा दिया जाए, क्योंकि पता पड़े कि उन लोगों को जहां डेस्टिनेशन पे जाकर के वो जॉब करते हैं वहां पर वोटिंग राइट भी नहीं है और अपने घर पे भी उनका वोटिंग अधिकार छुड़ा दिया गया, तो वो चीज़ फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 2010 में रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 में अमेंडमेंट किया था, उसमें तो एनआरआईज है ना उनको भी वोटिंग राइट का प्रोविजन दिया था कि भाई जो लोग इंडिया के रेजिडेंट हैं बट बाहर रह रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो या किसी और वजह से, तो उन लोगों को वोटिंग राइट दिया हुआ है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डाल सकते हैं। तो यहां पर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती? तो कुल मिलाकर के डुप्लीकेट वोटर आईडी का जो मामला है उसको टैकल करना जरूरी है। आधार सीडिंग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है कि हाँ भाई वोटर आईडी के साथ में आधार कार्ड कनेक्ट करो, तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, तो इस पे आधार वाला जो पॉइंट बनता है उसको कंसिडर करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, फॉस्टरिंग कमिटमेंट टू स्टॉप मैटरनल डेथ। जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है ना उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? नो डाउट हमारी परफॉर्मेंस ठीक है, ये जीएस पेपर 2 का ही आर्टिकल है, इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, केआर एंटनी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो चाइल्ड बर्थ जो है हमारे देश में जो हो तो उस टाइम पर क्या माँ को जीने का हक नहीं है? तो ऐसी परिस्थितियों में जब 1 लाख महिलाएं एक सेफ मैनर में बच्चों को पैदा कर पा रही हैं, तो ये 93 वुमेन क्यों अपनी जिंदगी खो रही हैं? क्यों ना हमें 93 की जिंदगी भी बचाएं? तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है कि 1 लाख माताओं के द्वारा जब हेल्दी बच्चे पैदा करके जिंदगी को कंटिन्यू किया जाता है तो उस टाइम पर कितनी माताओं की डेथ हो रही है? तो वो हो रही है अभी 93। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए इंप्रूव करने की जरूरत है। ये 93 का जो पॉइंट है ये हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बेसिस पे हम कोट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें समझना होगा मैटरनल डेथ क्या है। देखो या तो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई उसके बाद में 42 दिन, ठीक है, तो इन दिनों के दौरान अगर एक माता की डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल डेथ के तौर पे देखी जाती है। और उसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है प्रेगनेंसी को सही तरीके से टैकल ना किया गया हो, ना प्रॉपर्ली मैनेज किया गया हो। तो ये हो गया मैटरनल डेथ का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक्सीडेंट हो गया हो, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से डेथ हो गई हो माँ की, तो देखो वो मैटरनल डेथ में नहीं आएगी, वो एक्सीडेंट वाला केस हो गया। वैसे ठीक बात यह है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2017 से 19 के बीच में हमारी थी 103 लाख माताओं में 103 की डेथ हो रही थी। अब वो रिड्यूस हो रही है 97 पे, तो हम आ चुके हैं 2018-20 में, और अभी देखें तो 93 में 19-21 तक आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि इसको और थोड़ा रिड्यूस करें, पर इसके लिए हमें पूरे देश का ट्रेंड समझना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, एक है सदर्न स्टेट्स और एक है अदर स्टेट्स। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ईएजी में आता है आपका बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर एमएमआर ज्यादा है। ऐसे में यहां पर थोड़ा और इंटेंसिव काम करने की जरूरत है। सदर्न स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, इनमें केरला बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो इनको फिर केरला को फॉलो करना चाहिए बाकी स्टेट्स को। अदर स्टेट्स की बात करें तो इन दोनों कैटेगरीज के अलावा जो भी बच गए वो सारे इस अदर स्टेट कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे में सदर्न स्टेट्स में सबसे बेस्ट या पूरे देश में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है केरल,
वहां पर आप देखो लोवेस्ट एमएमआर है दैट इज 20 ओनली, ठीक है। कर्नाटका की हाईएस्ट है 63 और उसी बीच में बाकी स्टेट्स आ गए। इसी तरीके से जो ईएजी स्टेट्स हैं उनमें सबसे बुरा हाल है असम का, वहां पर एमएमआर है 167, कहाँ 93 कहाँ 167। और वहीं पर ईएजी ग्रुप के अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है झारखंड, 51 डेथ्स पर लाख अगर हम एमएमआर की बात करें, और मध्य प्रदेश फिर 175 है, वो और भी बुरा हाल परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मोटी मोटी बात करें तो यहाँ पर ईएजी स्टेट्स की थोड़ी सी हमें फोकस करने की जरूरत है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और ये स्टेट्स भी आ गए जहां पर एमएमआर चल रहा है 100 से 150 के बीच में। अदर स्टेट्स में महाराष्ट्र 38, गुजरात 53, इसके अलावा पंजाब 98, वेस्ट बंगाल, हरियाणा इनकी बात करें तो वेस्ट बंगाल 119 और हरियाणा 106, इस तरीके से चल रहा है। तो कुल मिलाकर के एवरेज निकालो तो 93 आपका मोटा मोटा आ जाएगा। तो हमें इस 93 को और रिड्यूस करना है, और वो कैसे किया जा सकता है वो देखने वाली बात है। इसके लिए हमें मैटरनल डेथ्स को रिड्यूस करने में जो भी हमारी एक तो होती है, देखो हमारी फैमिलीज की तरफ से अप्रोच और एक होती है सिस्टम की तरफ से अप्रोच, दोनों अप्रोचेस पे हमें काम करने की जरूरत है। फैमिली की तरफ से तो हम तीन तरीके, फैमिली और सिस्टम की तरफ से दोनों तरफ से, राइट, तीन तरीके की देरी होती है और देरी ही सबसे बड़ा नुकसान करती है मैटरनल डेथ के अंदर। और इस बात को देबोराय मैन, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा बताया गया था 1992 के अंदर सेफ मदरहुड इन इंडिया। उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, वो आज भी एलिजिबल है, उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वो क्या क्या है? नंबर 1, पहली देरी। क्यों मैटरनल डेथ्स हमारे यहां पर मेंटेन्ड है? पहली देरी क्या होता है कि जनरली हम सही समय पर डिसीजन नहीं लेते हैं, टाइमली एक्सपर्ट्स की ओपिनियन नहीं लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी शुरू होने से एंड तक, और फिर एकदम से एक्सपर्ट केयर लेने की कोशिश करते हैं। तो वो जल्दबाजी, या फिर कहें कि जब लेना था तब तो ट्रीटमेंट लिया नहीं, तब तो देरी कर दी, फिर आप एकदम से जल्दबाजी करते हो, तब काम नहीं होता। और एक ये जो टेंडेंसी है कि सारी जो डिलीवरीज हैं ये नेचुरल प्रोसेस है, एक माँ के लिए इंतजार करने की घड़ी होती है कि वो इंतजार करे, बट इसमें क्या होता है कि माँ के लिए भी स्ट्रेस वाली टाइम क्रिएट हो जाती है, और जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। इसके पीछे एक कारण तो ये हो सकता है कि पैसे ना हो, और दूसरा ये होता है कि फैमिली लेवल पे ये जनरली देखा जाता है कि यार हॉस्पिटल जाके क्या करेंगे, वहाँ पे यहीं पे हो जाएगी, हमारे आसपास की जो दाई माँ है वो करवा देंगी। तो ये अपने आप में बड़ा डिले का कारण बन गया। एजुकेशन लेवल ऑफ फैमिली का भी सीधा असर पड़ता है, अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं उसका भी सीधा असर है डिसीजन मेकिंग में। तो ये चीज़ें ना, इनको हमें देखना होगा कि क्यों हम शुरुआती तौर पर डिले करते हैं, देरी करते हैं। तो ऐसे में हमें एम्पावर्ड और नेबरहुड मदर्स, मतलब दाई माँ है, उनको एक तो कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको एनकरेज करके काम करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि अगर फैमिली वाले लेथार्जिक हो रहे हैं, अरे बाद में करवा लेंगे, बाद में करवा लेंगे, तो उन पे थोड़ा दबाव डाल करके और बोला जाए कि भाई इमीडिएटली हॉस्पिटल चलिए। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे हमारे आशा वर्कर्स काम करती हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसके अलावा ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइव्स, एएनएम से वो काम करती है, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनएचआरएम, जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था, तब से लगातार काम कर रही है। और वो कोशिश कर रही है कि होम डिलीवरीज के बजाय ज़्यादातर हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, चाहे वो नर्सरी हो, नर्सिंग होम्स हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ पर डिलीवरी कराई जाए। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाए माँ को भी और आशा वर्कर्स को भी, जिससे कि वो एनकरेज फील करे कि हाँ भाई हॉस्पिटल जाने से मुझे मेरी और मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन भी हो रही है और फाइनेंशियली भी मैं प्रॉब्लम में नहीं आऊँगी। दूसरा डिले, ट्रांसपोर्टेशन। रूरल एरियाज में आपको पता है कि गांव से शहर तक, हॉस्पिटल तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है। कुछ तो गांव ऐसे हैं जो कि बहुत रिमोट एरियाज में, इवन आइलैंड एरियाज से जो शिप लेकर के या फेरी लेकर के आप पहुंचते हो तो पूरी रात तक ट्रेवल करना पड़ता है। अब आप सोचो कि इमीडिएटली वहां पर ऑब्स्टेट्रिशियन, दैट मीन्स प्रसूति जो विज्ञान से संबंधित चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी प्रेजेंस वहां पर इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, बट नहीं है, तो ऐसे में वुमेन की डेथ हो जाती है। ये तो गनीमत है कि 108 एम्बुलेंस की फैसिलिटी है जो इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन हमें अवेल करा देती है, और ये वाकई में काबिल तारीफ इनिशिएटिव रहा गवर्नमेंट का नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। ये वाकई में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तीसरा डिले जो कि बिल्कुल भी माफी काबिल नहीं है, माना हॉस्पिटल पहुंचने के टाइम पे हॉस्पिटल जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में अगर सर्विस नहीं मिल रही है तो ये तो वाकई में एक घिनौनी हरकत हो गई ना। तो ऐसे में हमें स्पेशलाइज्ड केयर फैसिलिटीज को अप टू द मार्क रखनी होगी। हमारे पास में डिफिकल्टीज हैं, हमारे पास में एक्सक्यूजेस बहुत हैं, बट जब इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाए तो उस टाइम पर इमीडिएट रिलीफ होनी चाहिए। इमीडिएटली वहां पर
ऑब्स्टेट्रिशियन की प्रेजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वो माँ को ट्रीटमेंट प्रॉपरली टाइमली दे दे, समय पर ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, लेबोरेटरी सपोर्ट मिल सके, ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल रेडी हो, बट क्या एनेस्थीसिया देने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो रेडी हो। पर ये चीजें कई जगहों पर देखी गई हैं कि फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने में तो है बट एग्जीक्यूशन में बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा। तो यहां पर जरूरत है कम से कम 20 लाख की पॉपुलेशन पे 4 हमारे पास में फर्स्ट रेफरल यूनिट्स एनी टाइम रेडी हो, ऑपरेशनलाइजेशन कंडीशन में हो, जिससे कि इमीडिएटली कोई इमरजेंसी केस आए तो वहां पर एंट्री दो, महिला को, प्रेग्नेंट महिला को जो डिलीवरी के लिए पेन सभी झेल रही हैं, तो उनको टाइमली ट्रीटमेंट दिया जा सके और इजी डिलीवरी पॉसिबल हो सके। फर्स्ट लेवल रेफरल यूनिट्स हैं, वहां पर स्पेशलिस्ट का होना जरूरी है। ऑब्स्टेट्रिशियन वही प्रसूति विज्ञान से संबंधित चिकित्सक हो गए, एनेस्थेटिक जो कि सुन्न करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन बच्चों से संबंधित, ब्लड बैंक होना चाहिए वहां पर, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। इन सब का कॉम्बिनेशन जो भी हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स के डोर स्टेप पे, मतलब एंट्रेंस के पास में ही बिल्कुल इनकी फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिससे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एंट्री हुई और ट्रीटमेंट स्टार्ट, प्रॉब्लम सॉल्व। बट अनफॉर्चुनेटली 1992 से लेकर के इस पे प्रॉपर काम नहीं हो रहा। 66% तो वैकेंसीज हैं स्पेशलिस्ट की, जिसमें आप देखो 5491 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके अंदर 66% स्पेशलिस्ट की कमी है। दूसरा, जो एफआरयूज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर जो संख्या है वो है आपकी 2856 जितनी रिक्वायर्ड है, पर क्या अप टू द मार्क है? नो। 714 डिस्ट्रिक्ट में इतनी संख्या, जितनी कहते ना कि जितने एफआरयूज होने चाहिए उतने हैं नहीं। फिर ब्लड बैंक हो या ब्लड स्टोरेज यूनिट्स की बात करें, वो प्रॉपर नहीं है। एडिक्वेट जो टाइम होता है, अब आप देखो कि जब मां के शरीर से बच्चा बाहर निकलता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट बॉडी का पार्ट है वो बाहर निकलता है, तो उस टाइम पर अगर ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई और अगर मान लो कि जो यूट्रस था, है ना, जो बच्चादानी थी जिसमें बच्चा पल रहा था, वो बच्चा बाहर निकल गया, तो यूट्रस अगर टाइमली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया तो उसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, तो उसकी वजह से और ज्यादा ब्लड की कमी आ गई। एनीमिक अगर मदर है, टाइमली ट्रीटमेंट पहले नहीं लिया, ना तो उन्होंने फॉलिक एसिड की टेबलेट्स खाई थी, ना आयरन की टेबलेट्स खाई थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनके लिए तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में इमीडिएट सारी चीजें हमें चाहिए, नहीं तो फिर फर्टिलिटी रेट यहाँ पर जो मेंटेन्ड है वो चलती चली जाएगी। तो मेजर जो किलर है डिलीवरी के बाद में वो आ जाता है ब्लीडिंग, और उसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि समय पर बेबी के बाहर निकलने के बाद में, जनरली 3 किलोग्राम से ज्यादा के जो बच्चे होते हैं उनका जब बाहर निकलना होता है तो मां का जो यूट्रस है ना वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके एक होता ना कि अपनी पोजीशन में आने की कोशिश ना करे, तो ऐसे में ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि बच्चे की फीडिंग होती है प्लेसेंटा के थ्रू, और प्लेसेंटा से कनेक्टिविटी होती है वो जो बच्चा है चाइल्ड और वो फीटस बोल दो और मदर, इनका। अब ऐसे में अगर बच्चा बाहर निकल रहा है तो ऐसे में जो फीटस है उसका प्लेसेंटा भी साथ बाहर निकलेगा, तो जो कनेक्टिंग पॉइंट है अगर वो टाइमली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो उस टाइम पर अगर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो ब्लीडिंग से कितना बचाव हो सकता है। एक शरीर में 5 लीटर के लगभग ब्लड और उसमें से आधा ब्लड एक झटके में बाहर निकले तो आप सोचो शॉक और डेथ वाली कंडीशन बनी कि नहीं। एक इंडिविजुअल अगर एनीमिक है, ऑलरेडी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, तो वो तो और ज्यादा सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी गेन कर लेगा, है ना। तो इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमीडिएट सर्जिकल केयर वहां पर देने की जरूरत है। नेक्स्ट हमें जरूरत है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इसका मतलब जो महिला पेन फील कर रही है। अब होता क्या है कि मान लो कोई महिला जो प्रेग्नेंट है, या तो वो अंडर एज है, उम्र ज्यादा नहीं है, तो उसके शरीर अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि वो माल नरिश्ड है। इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि बच्चा जब बाहर आने की कोशिश करेगा पेन के टाइम पे, तो वो जो हमारी बोन का जो स्ट्रक्चर है ना पेल्विस वाली, वो उसको अलाउ ही नहीं करेगी फीटस को बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे में मां भी पेन में रहेगी और बच्चे पर भी जो फीटस है उस पर भी डिस्ट्रेस, तो दोनों की जिंदगी को खतरा हुआ कि नहीं। तो ऐसे में इमीडिएट सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास में ऑपरेशन थिएटर ही टाइमली नहीं अवेलेबल होंगे, सर्जन आपके पास में अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट, तो क्या वहां पर काम इजीली हो पाएगा? तो इन पर काम करना जरूरी है। थर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स प्रेगनेंसी के दौरान जो होते हैं उनको टाइमली ट्रीट किया जाए, क्योंकि कई माताएं ऐसी होती हैं जो कि मेंटली कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं, तो उनको फिर बाद में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार वो कोमा में चली जाती हैं, कई बार बॉडी इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, आपने फिट्स देखे होंगे, एकदम जंप करने लग जाती है कई महिलाएं, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वहां पर बन जाती है। तो वहां पर इमीडिएट अगर अटेंड कर लिया जाए उस पेशेंट को, उस लेडी को, तो बचाई जा सकती है जिंदगी।
उस टाइम पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे हम ये जो हमारे बिहार राजस्थान जैसे जो स्टेट्स हैं, यूपी जैसे स्टेट जो हमने कैटेगराइजेशन किया है, उन स्टेट्स में क्या होता है कि हम हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर इन्फेक्शन का डर भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, और उस टाइम पर हमारी बॉडी एकदम से बाउंस बैक करती है, जो डिलीवरी होने के बाद में जो एक तरीके से ओपन अप हो गई बॉडी, राइट, तो वहां पर इन्फेक्शन का डर होता है ना, तो फिर वहां पर सेप्सिस जैसी इक्वेशन बन जाती है, एकदम से बॉडी है वो नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। वहीं पर कई जगह क्या देखा जा रहा है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आपने यूज किए, चाहे वो पिल्स हो चाहे कॉन्डोम्स हो, कुछ भी हो, आपने यूज किए, बट प्रेगनेंसी वहां पर कंसीव हो गई, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हो, शॉर्टकट मार करके और अबॉर्शन के लिए चले जाते हो। इसके चलते भी डेथ होने के, सेप्सिस होने के, सेप्सिस मतलब एक तरीके से आपकी इंफेक्शन हो गई बॉडी में, उसको फाइट करने का जो प्रोसेस है, जो कि एकदम अब्रप्टली होता है, जो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर डेथ का कारण बन जाता है। कई जो ईएजी स्टेट्स हैं वहां पर हमारे मलेरिया या फिर यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर टीबी के केसेस हैं, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं हमारे डिलीवरी सिस्टम को, और एमएमआर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, मैटरनल डेथ रेट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में प्रॉपर मैनर में देखो, एंटीनेटल हो मतलब जन्म से पहले, जन्म के दौरान और जन्म के बाद में पूरा ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। जन्म के बाद में ज्यादा भी नहीं तो 42 डेज तक तो एकदम प्रॉपरली मैनेजेबल चीजें होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा समय समय पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो एनएचएम है, आशा वर्कर्स हैं, नेशनल जो हमारा कह सकते हो कि जो भी एएनएम्स हैं, उनके पास में प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत साफ साफ ये चीज़ मेंशन की हुई है कि टाइमली ऑडिट होनी चाहिए और चेक करो कि भाई कहाँ पर एरर है, कहाँ पर ठीक काम चल रहा है। तो ईएजी स्टेट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो सदर्न स्टेट्स है वो केरला से बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को अपने पास में जो भी चैलेंजेस उनके पास में अभी बचे हुए जिसकी वजह से कि 100 के लगभग वहाँ पर एमएमआर है, तो उसको भी वो रिड्यूस करने के लिए काम करें। स्पेशलिस्ट या ऑब्स्टेट्रिक जो केयर है वो अवेलेबल कराई जा सके, ठीक है। केरला का मॉडल है कॉन्फिडेंशियल रिव्यू ऑफ मैटरनल डेथ, जो कि डॉक्टर वीपी पैली जी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ था। वो एनालिटिकल अप्रोच के बेसिस पे है। चेक करो पूरा कि कहां पर किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही, किस हॉस्पिटल में कितने केसेस आए, कितना हमने डिलीवरीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, वो सारी चीजें तो बाकी स्टेट्स भी केरला से सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारी एडवांस मेथड्स हैं, जैसे कि यूटेराइन आर्टरी क्लैंप्स लोअर सेगमेंट के लिए यूज होती है। इसके अलावा सक्शन कैन्यूला यूज की जाती है। इसके अलावा शार्प लुकआउट, ठीक है, और एनर्जेटिक मैनेजमेंट किया जा सकता है। डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूज्ड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन यूज किया जा सकता है। हेप्टिक फेलियर, ये चीजें ऐसी हैं जो और ज्यादा एडवांसमेंट की तरफ ले जा सकती है, बट अगेन ये चीजें तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी प्रॉपर्ली एप्लीकेबल नहीं है। तो कहने का मतलब जो हमने डिटेल में अभी तक डिस्कस किया है वही अगर सही तरीके से रिलीजियसली हम अप्लाई कर दें तो हमें ऑटोमेटिकली 93 का जो फिगर है वो और रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। और यही चीज हमें समझनी है। एंटीनेटल डिप्रेशन जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो इश्यूज आते हैं या फिर जो पोस्टमार्टम के बाद में जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फेस करनी पड़ती है, उनके लिए भी प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट हमारे पास होनी चाहिए। फाइनली देखो, हमें मैटरनल डेथ्स को रिड्यूस करना है, सीधी बात ये है, और इसके लिए हम कमिटेड है ना। तो प्रोएक्टिव इंटरवेंशन, इसका मतलब आप खुद चला करके पहले से कार्रवाई करो। अवेयरनेस दोनों तरफ से, एक्शन दोनों तरफ से, मतलब फैमिली और इंडिविजुअल की तरफ से भी इनिशिएटिव होने चाहिए, तो वहीं पर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी हमारी पॉजिटिव होनी जरूरी है। तो इस तरीके से हम मैटरनल डेथ्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में 2 ही आर्टिकल्स थे, दोनों खत्म। थैंक यू वेरी मच।